2 जनवरी की शाम गुड़गांव पुलिस कंट्रोल रूम के फ़ोन की घंटी बजती है। जब पुलिस अफसर फ़ोन रिसीव करते हैं, सामने से एक व्यक्ति घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि सर मैं गुड़गांव के सिटी पैलेस होटल से बोल रहा हूँ। हमारे होटल के कमरा नंबर 114 में किसी की डेड बॉडी है, जितना जल्दी हो सके पुलिस भेज दें। देखते ही देखते कुछ समय बाद पुलिस की एक टीम उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचती है। रिसेप्शन पर मौजूद उस व्यक्ति को साथ लेकर होटल के कमरा नंबर 114 में जब पुलिस पहुंचती है, उस कमरे को ढूंढती है, तलाश करती है। हर संभव हर एंगल से पुलिस सर्च करने की कोशिश करती है। पुलिस को लगता है कि इस कमरे की व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस तरह का कोई अपराध हुआ ही नहीं, जरूर तुम्हें झूठी सूचना दी गई है। पुलिस को कहीं कोई डेड बॉडी भी नहीं मिलती। अब पुलिस उस रिसेप्शन पर मौजूद उस कॉल करने वाले व्यक्ति को डांटती है, फटकारती है और कहती है कि तुमने पुलिस का समय व्यतीत किया है, पुलिस को झूठी सूचना दी है। अगर आइंदा इस तरह की कोई झूठी सूचना दोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। शायद ये पुलिस की एक बहुत बड़ी नकली एजेंसी होती है कि एक होटल में डेड बॉडी की कॉल मिलती है और पुलिस एक कमरे से भी बाहर नहीं निकलती, 114 कमरे से दूर पहुंच ही नहीं पाती है, कि होटल के एक फ्लोर को चेक नहीं कर पाती। और उसके बाद उस डेड बॉडी को सर्च करने के लिए पुलिस गुड़गांव से भी बाहर निकलती है, पंजाब से भी जाती है और कोलकाता तक पहुंचती है। 11 दिन तक पंजाब की नहर के अंदर 93 किलोमीटर तक गोताखोर उतारती है और उसके बाद उस डेड बॉडी को रिकवर करती है। लोगों को जब ये सूचना मिलती है, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल गुड़गांव के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा 7 साल मुंबई की सलाखों में बिताने के बाद जून 2023 में जमानत पर रिहा होती है। दिव्या पाहुजा को कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी जान को खतरा था, क्योंकि दिव्या पाहुजा ने अपने पूर्व का जो बॉयफ्रेंड संदीप गाडोली, उसके हत्या की आपराधिक षड्यंत्र में उसे गिरफ्तार किया जाता है और 7 साल सलाखों में रहती है। जमानत पर आने के बाद जब भी वो कहीं बाहर जाती है, अपनी बहन को अपनी लोकेशन शेयर किया करती। अक्सर उसकी बहन जो नैना पाहुजा थी वो उनसे फ़ोन पर संपर्क करती रहती थी। 1 जनवरी की शाम जब वो अपने घर से निकलती है, अपनी बहन को कहती है कि मैं कुछ समय बाद घर पर आ जाऊँगी, दिल्ली जा रही हूँ। शाम के समय जब उसकी बहन उसे फ़ोन करती है और पूछती है, कहती है कि मैं सुबह आऊँगी, और अपनी लोकेशन दिल्ली के रोहिणी की रजौरी गार्डन की लोकेशन भेजती है। उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह के 11 बज जाते हैं, जब भी वो घर नहीं आती, उसकी बहन उन्हें फ़ोन करती है। फ़ोन कर पूछती है कि तुम अभी तक घर नहीं आई हो, आखिर कहाँ हो। वो अपनी लोकेशन भेजती है। अब जो लोकेशन होती है वो गुड़गांव के सिटी पैलेस होटल की होती है और कहती है कि मैं कुछ समय बाद आ रही हूँ। देखते ही देखते समय बीतता जाता है। अब उसकी बहन को चिंता होने लगती है, वो दोबारा फ़ोन करती है, फ़ोन बंद आता है। एक के बाद एक बार बार वो फ़ोन मिलाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। अब शाम के 7 बज जाते हैं। अब उसकी बहन सोचती है जरूर उसकी बहन कोई खतरे में है। अब गुड़गांव के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन पर वो पहुंचती है और कहती है कि सर मेरी जो बहन है वो घर से निकली थी और जिसका फ़ोन पिछले 6 घंटे से बंद आ रहा है, उसकी कोई सूचना नहीं है, ज़रूर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। उसके बाद पुलिस उसको कहती है कि अभी 6 घंटे का टाइम हुआ है, कुछ समय और इंतजार करो, हो सकता है वो घर पर आ जाए। अगर नहीं आए तो सुबह हमें थाने में आकर इसकी सूचना देना, जरूर आपकी बहन को तलाशा जाएगा। अब उसकी जो बहन है नैना पाहुजा, वो घर ना जाकर उस होटल पे जाती है जहाँ की लोकेशन आ रही थी। अब वो अपनी माँ को भी वहाँ पे बुलाती है और उस होटल के रिसेप्शन पर पहुँचती है। होटल के कर्मचारियों को सीसीटीवी कैमरे दिखाने की कोशिश कहती है, मिन्नतें करती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। कहते हैं अगर पुलिस आएगी तो पुलिस को हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें हमने सीसीटीवी कैमरे नहीं दिखा सकते। उसके बाद वो घर चली जाती है। इसी के बीच होटल के अंदर एक मूवमेंट होता है। होटल का जो मालिक होता है वो अभिजीत सिंह, वो लड़खड़ारी आवाज में नशे में धुत अपने होटल के रिसेप्शन पर आता है और कहता है कि कमरा नंबर 114 में एक डेड बॉडी पड़ी है, उसे साइड में लगा दो। जब होटल पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट ये बात सुनते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अभिजीत अपने कमरे में वापस चला जाता है। अब वो सोचते हैं कि ये होटल का मालिक जरूर है, लेकिन कुछ समय पहले अनूप नाम के व्यक्ति को इन्होंने ये होटल है वो लीज पर दे दिया था। उसके बाद वो दोनों जो व्यक्ति जो रिसेप्शन पर बैठे थे, वो अपने मालिक अनूप को फोन करते हैं और कहते हैं सर अभिजीत जी ने जो होटल का जो ओनर है उन्होंने ये बात कही है। अनूप ये बात सुनता है, परेशान हो जाता है, तुरंत होटल पर आता है और कहता है तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करते हैं, कमरा नंबर 114 बताते हैं। पुलिस आती है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता। शायद वो कमरा नंबर गलत था और पुलिस किसी दूसरे कमरे पर नहीं पहुंच पाती। अगले दिन सुबह जब नैना पाहुजा थाने में पहुंचती, थाने के स्टाफ को लेकर उस होटल पर पहुंचती है, सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। पहली जो क्लू मिलता है पुलिस को, वो सुबह के 4:20 पर उस होटल का मालिक अभिजीत दिव्या पाहुजा के साथ उस होटल में प्रवेश करता है। पुलिस की कुछ शक की सुई अब बढ़ने लगती है। अब गहनता से उस होटल को देखती है, सारे जो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। शाम के 10:20 पर उस होटल के कमरा नंबर 111 से उस डेड बॉडी को निकाला जाता है। 2 व्यक्ति होते हैं जिसका नाम ओम प्रकाश और हेमराज होता है। अभिजीत उनके साथ होता है। उस डेड बॉडी को कपड़े में लपेटकर उस होटल के बाहर खड़ी नीले कलर की BMW कार की डिग्गी में रखते हैं और उसके बाद वो कार वहाँ से चली जाती है। जब पुलिस ये देखती है
तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अभिजीत, ओम प्रकाश और हेमराज को वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है और थाने में लेके आती है। जब उनसे पूछती है कि ये गाड़ी कौन लेके आए, जब वो अभिजीत बताता है कि मेरे जो दोस्त है जो पंजाब के रहने वाले जिनका नाम बलराज और रवि है, उनको मैंने ये गाड़ी दी है और उस गाड़ी के अंदर डेड बॉडी है और उन्हें 10 लाख रुपए नगद दिए। उन्होंने कहा है कि तुम इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दो। उसके बाद बलराज और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। पुलिस के पास इससे ज़्यादा कोई क्लू होता नहीं है। उस डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए पुलिस काफ़ी कोशिश करती है, काफ़ी एफर्ट्स लगाती है, पुलिस को कोई सूचना नहीं मिलती। दरअसल बलराज और जो रवि था उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर रखे थे, फ़ोन डिस्ट्रॉय कर रखे थे। 4 तारीख को पुलिस को सूचना मिलती है कि पंजाब के किसी जगह पर पार्किंग में जो अभिजीत है उसकी जो BMW कार है वो खड़ी है। पुलिस की टीम पंजाब जाती है, उस गाड़ी के पास पहुंचती है, गाड़ी की डिग्गी खोलती है, गाड़ी जरूर मिलती है लेकिन उस गाड़ी के अंदर वो डेड बॉडी नहीं मिलती है। डिग्गी के अंदर कुछ खून के धब्बे जरूर मिलते हैं। अब पुलिस को इतना शक जरूर होता है कि इस डेड बॉडी को जरूर पंजाब में किसी जगह पर इन्होंने ठिकाने लगाया। उसके बाद सर्च करती है। 5 तारीख को बलराज और रवि की जो लोकेशन है वो राजस्थान के उदयपुर में आती है। पुलिस टीम जब वहाँ पहुँचती है तो बलराज और रवि वहाँ से निकल चुके होते हैं। समय बीतता जाता है, पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश करती है। 12 तारीख को बलराज जब कोलकाता के एयरपोर्ट पर पहुँचता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पंजाब की पुलिस जब हरियाणा की पुलिस उसे वहाँ से लेकर आती है तो बताता है कि बांखड़ा नहर के अंदर हमने इस डेड बॉडी को डाला था जो काफ़ी तेज गति से बहती थी। अब उस नहर के अंदर 93 किलोमीटर तक पुलिस NDRF की टीम के साथ गोताखोर उतारती है और उसके बाद उस डेड बॉडी को सर्च करती है। उस डेड बॉडी के पीठ पर बने टैटू के हिसाब से उस बॉडी की शिनाख्त उसकी बहन करती है। जब पुलिस अभिजीत से पूछती है तो इस हत्या का कारण अभिजीत बताता है कि मेरा जो दिव्या पाहुजा के साथ पिछले 2.5 से 3 महीने से संपर्क था। दिव्या पाहुजा ने एक दिन मेरी जो नंगी तस्वीरें वो बना ली थी, न्यूड फोटो बना ली थी, वीडियो बना ली थी आपत्तिजनक जगने की स्थिति में और अक्सर उस फोटो और वीडियो को दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती थी। मेरे से बार बार पैसे मांगती थी, पैसे हटती थी। धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगी थी। 2 तारीख की सुबह जब मैं उससे कह रहा था कि ये वीडियो और ये फोटो तुम डिलीट कर दो, उसने अपने फ़ोन के मुझे पासवर्ड नहीं बताया। उसके बाद गुस्से में आकर मैंने उन्हें गोली मार दी। जब मैंने अपने रिसेप्शन पर बैठे लोगों को कहा तो कमरा नंबर 114 बताया, पुलिस जरूर आई लेकिन जो डेड बॉडी और मैं जो कमरा नंबर 111 में थे, पुलिस ने अगर पुलिस उसी टाइम उस कमरे में बढ़ जाती, उस पूरे फ्लोर की चेकिंग करती तो जरूर हम पकड़े जाते। दरअसल दिव्या पाहुजा की भी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। दिव्या पाहुजा का जन्म गुड़गांव के बलदेव नगर में, उसका जो पिता था वो दिव्यांग था और जो फ्रूट और सब्जियों की रेडी लगाता था। 2015 में दिव्या पाहुजा ने BCom करने के बाद सोचती है कि वो एक एंकर बने, इसलिए उसका एक दोस्त है जो किसी बर्थडे पार्टी में एंकर के लिए 2015 में उसको इनवाइट करता है, बुलाता है। जब वो वहाँ जाती है उसी जगह पर उसकी संदीप गाडोली नाम के एक बदमाश से संपर्क होता है, उससे दोस्ती हो जाती है। संदीप गाडोली को कहीं ना कहीं दिव्या पाहुजा अच्छी लगने लगती है, पसंद आ जाती है क्योंकि दिव्या पाहुजा की उस समय उम्र थी वो 18 साल थी और देखने में बेहद सुंदर थी। दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। उसके बाद दिव्या पाहुजा और संदीप गाडोली मुंबई के किसी होटल में लिव इन में रहने लगते हैं। उसके बाद दिव्या पाहुजा बताते हैं कि फ़ोन के फेसबुक के माध्यम से उसके किसी दुश्मन को इसके लोकेशन शेयर करती है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उसको अंधाधुंध फायरिंग करती है और उसे हत्या कर देती है। जब संदीप गाडोली की एनकाउंटर की खबर पता चलती है तो उसकी बहन कहती है कि इसका एनकाउंटर हुआ ही नहीं, इसकी हत्या की गई है। इसकी जांच के लिए संदीप गाडोली की जो डेड बॉडी है उसको 209 दिन तक एक मोर्चरी में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद उसकी जांच होती है, वो एनकाउंटर न होकर हत्या साबित होती है। 5 गुड़गांव के पुलिस वाले भी इसमें गिरफ्तार होते हैं और उसके साथ दिव्या पाहुजा और उसकी माँ को भी गिरफ्तार किया जाता है। दिव्या पाहुजा की माँ पहले बेल पर रिहा हो जाती है और दिव्या पाहुजा जून 2023 में जमानत पर रिहा होती है। उस समय तक दिव्या पाहुजा जेल में 7 साल का समय बिता चुकी होती है। बताते हैं इस टाइम भी जो गुड़गांव पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही सलाखों के पीछे हैं, उनकी जमानत नहीं हुई है, 2 पुलिस वालों की जमानत हो गई है। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को हाथ पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।